एक लड़के ने सिर्फ $3000 से शुरुआत करी अपने ट्रेडिंग करियर की 2008 में और एक ही दिन में 544 करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए। सॉफ्ट बैंक के फाउंडर का ऑफर भी ठुकरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये पागल था या जीनियस। ये कहानी है जापान के एक लड़के की, नाम ताकेशी कोटेगावा। ट्रेडिंग नाम BNF मीन्स बैंक निफ्टी नहीं, BNF नाम की एक अलग कहानी है। वो BNF नाम की एक अलग ही कहानी है, वो फिर कभी बात करेंगे। ओकासा में छोटे काम करता था, रेस्टोरेंट में काम करता था, पार्ट टाइम जॉब्स करता था, लेकिन उसे एक नशा लग गया था। जैसे आजकल लोगों को शराब का, सिगरेट का, ड्रग्स का, इस टाइप के नशे लग जाते हैं, ऐसे ही चार्ट्स का नशा होता है। और ये चार्ट का नशा जो है एक ट्रेडर ही समझ सकता है। अगर आप में से कोई ट्रेडर है तो उसे ये नशा ज़रूर पता होगा कि जब आप चार्ट्स देखने बैठते हैं तो उसके बाद आपको ना तो खाने का होश रहता है, ना ही आपको सोने का होश रहता है, और दिन भर आप एनालिसिस ही करते चले जाते हैं। एक एनालिसिस लूप के अंदर आप फंस के रह जाते हैं कि कल सुबह उठते ही जब आप ट्रेड करोगे तो उस टाइम पर आपकी सारी स्ट्रेटजीज तैयार हों। राइट, उस समय जापान का इंडेक्स निक्की 25, जैसे यहाँ पर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी होता है, वैसे ही जापान में निक्की 25 यानी कि जापान की टॉप 225 कंपनीज को मिलाकर ये इंडेक्स बनता है, जो पूरे की पूरी कंट्री के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। 90 से लेके 2000 तक लगातार ये गिर रहा था। ये आप 10 साल तक मार्केट में कोई भी रिटर्न्स नहीं थे। अब इंडिया के अगर अभी के 10 सालों की बात करें तो आप लोगों ने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, सेम ऐसे ही उस समय पर बियर मार्केट चल रहा था जापान में, और यही BNF की सबसे पहली बढ़त थी। उसने एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई, 25 डे मूविंग एवरेज। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, बहुत ट्रेडर्स को यूज़ करते हुए देखा होगा। 25 डे मूविंग एवरेज मीन्स क्या होता है कि पिछले 25 दिन का एक डेटा एनालाइज करता है इंडिकेटर, और पिछले 25 दिन का एवरेज प्राइस कैलकुलेट होकर एक आपकी लाइन बनती है जिसे बोलते हैं 25 डे मूविंग एवरेज। अगर स्टॉक 20% गिरता था तो BNF अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली उसमें एंट्री बना लेता था। 2000 में, सन 2000 के अंदर $3000 से शुरुआत की थी उसने, और 2 साल में ही $1 मिलियन कमा लिए थे। फिर 4 साल में कई और $1 मिलियन उसने। लोग उसे जेकॉम मैन कहने लगे। जैसे इंडिया में आरकॉम होता है, ऐसे ही जापान में जेकॉम था उस समय पर। आरकॉम अभी हालांकि बंद हो चुका है। पहले सन 2000 से लेके 2007 तक की अगर बात करें, इवन 8 में भी आरकॉम जो है अनिल अंबानी की कंपनी थी, और काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क था उस टाइम पर जब आरकॉम चलता था। आपने भी कभी आरकॉम का मोबाइल यूज़ किया होगा। CDMA मोबाइल्स आते थे उस टाइम पर जो आरकॉम कंपनी के चलते थे। सेम वैसे ही जेकॉम करके कंपनी थी जापान में, जिसके शेयर्स में उसने करोड़ों रुपए कमाए थे, इसीलिए उसे जेकॉम मैन कहने लगे थे लोग। जापान में वो गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहलाने लगा था उस पीरियड के दौरान। लेकिन 2008 का झटका सबको याद है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आता है, और उसने ठीक उसी समय पर US मार्केट में एंट्री ली थी। $6.5 मिलियन सिर्फ एक ही बैंक में लगा दिए थे, लेमन ब्रदर्स, यानी कि 544 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही बैंक में। और फिर बैंक दिवालिया हो गया, पैसे लगभग ज़ीरो हो चुके थे। 8 साल की मेहनत एक ही झटके में खतरे में पड़ गई थी। 544 करोड़ का ये दाव 27 अक्टूबर 2008 में उसने अपने अकाउंट में बचे पैसे देखे, या तो लॉस बुक करे या पूरी ताकत लगा दे। उसने $64 मिलियन की पोजीशन ले ली, लगभग 544 करोड़ रुपये। यानी कि बेसिकली उसने क्या किया, अपनी पोजीशन को 10 टाइम्स से एवरेज कर लिया। इसे इस तरह से समझिए कि जैसे आपने येस बैंक में कभी 400 के अराउंड या 300 के अराउंड पोजीशन बनाई हो, तो 300 के लेवल पे आपने पोजीशन बनाई,
3 लाख रुपए से, बट आपका जैसी पोजीशन जो है 30 रुपये के अराउंड आ गई, यानी कि आपकी 90% कैपिटल जा चुकी है। वहाँ पर आके आपने क्या किया, पोजीशन बना ली 3 करोड़ रुपए की। अब जब 3 करोड़ रुपए आपने उस लेवल पे लगा दिए सेम स्टॉक के अंदर, वहाँ से एक आपको पता ही है एक बाउंस बैक आता ही आता है स्टॉक्स के अंदर ऐसे लेवल्स पर। तो वहाँ से जैसे ही बाउंस बैक आया तो उस टाइम पर उसने अपनी पोजीशन बुक करके लॉस को रिकवर किया। अगले दिन मार्केट और गिर गई, दिल की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन लंच ब्रेक के बाद जापान की मार्केट भागने लगी और उसने एक ही दिन में $12 मिलियन का प्रॉफिट बुक किया। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, 7% की रैली, इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेंड उसने देखा और वहाँ पर ही उसने अपने $12 मिलियन एक ही दिन में बनाए। उसकी इस पोजीशन की चर्चा इतनी बढ़ गई कि सॉफ्टबैंक के फाउंडर मायायोशी सन ने उसे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी ने आपको खुद पर्सनली मिलने के लिए बुलाया हो आपके इस कारनामे को सुनकर। उसने ऑफर दिया कि हमारे साथ काम करो। उसने जवाब दिया, मैं एक नॉर्मल डे ट्रेडर हूँ, छोटे अपार्टमेंट से ट्रेड करता हूँ, मुझे ऑफर नहीं चाहिए। क्योंकि BNF जानता था कि लेविश लाइफ स्टाइल उसके ट्रेडिंग में इफेक्ट करेगी ही करेगी। जैसे ही आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, आप अपनी लेविश लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं, और जब आपको ट्रेडिंग में ऐसा कोई झटका लगता है उस कंडीशन में आप सरवाइव नहीं कर पाते इसी वजह से। और BNF मैं कहना चाहूँगा बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी रहा होगा जिसने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। अदरवाइज आप और हम जैसे नॉर्मल पर्सन कभी भी इस ऑफर को नहीं ठुकराते और एक ट्रैप में फंसते चले जाते और आगे की अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी क्लैरिटी थी। आज भी वो ट्रेड कर रहा है और अपने पैसे से, ना कि किसी हेज फंड के साथ। फिर उसने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चालू किया, बिकॉज 2008 का क्रैश उसे सिखा गया कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आपने भी कुछ पैसा अर्न किया है स्टॉक मार्केट से, उसे डाइवर्सिफाई कीजिए रियल एस्टेट में, और बाद में क्रिप्टो में भी उसने डाइवर्सिफाई किया अपना पैसा। उस समय पर इंडेक्स 7000 के अराउंड चल रहा था, आज 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो आज भी ट्रेड कर रहा है, हेज फंड के लिए नहीं, अपने पैसों से और अपने लिए। इस पूरी स्टोरी से हमें 5 लेसन सीखने को मिलते हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती, जैसा कि अभी आने वाले सालों में आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बस अप जा रही है। अब आने वाले सालों में जो है हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा साइडवेज और डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिले। एक स्ट्रेटजी 8 साल तक काम करने के बाद भी फेल हो सकती है, इसीलिए रिस्क लेने से पहले आपको कैपिटल बचाना ज़रूरी है और डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर ईगो। इट मीन्स दैट कि आपको अपने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देनी है, अपने ईगो को साइड में रखना है। रिकवरी पॉसिबल है अगर माइंडसेट सही हो। ये बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी जिस टाइम पर उन्होंने 10 टाइम्स ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्ट किया था सेम स्टॉक के अंदर, बट आप ऐसा मत करना बिकॉज रिकवरी पॉसिबल है अगर माइंडसेट सही हो। कमेंट में जरूर बताना आपको ट्रेडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।